शुक्रिया। दामाद जी का बुंदेलखंड की ज़मीन पे स्वागत है और शुक्रिया इस बात का भी है कि बहुत छोटे समय के भीतर हमने इन्हें मनाया। बुंदेलखंड किसी को नाराज नहीं करता। दामाद जी को पूरे आदर के साथ मना के बुलाया गया है कि आप आइए और अपने व्यस्तम समय से बिना चक्के वाली कुर्सी की जिद किए हुए दामाद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आसिफ खान का मैं चित्तौड़गढ़ की धरती से बुंदेलखंड की धरती पर, झांसी की रानी की धरती पर स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे आप लोग को एक बात पहले बता दूं कि दामाद जी वैसे किरदार निभाते हैं, वैसे बाकमाल इंसान है, शानदार ट्रेंड एक्टर है। बहुत रस्मी एक आध सवाल पूछ लेते हैं जो बहुत होना चाहिए। बहुतों को लगता है कि बस गांव खेल से उठा के ऐसे ही एक्टर लाए गए होंगे। चित्तौड़गढ़ की धरती पे वीरों की जमीन है वो भी, और आप बुंदेलखंड में हैं। बार बार इस का किला पीछे ही है और ये बड़ा हो जाता है भावुक के क्षण वो याद करके 1857 का सुभद्रा कुमारी की कविता, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता हमने रास्ते में पढ़ी और बात भी हुई हमारी होटल में। चित्तौड़गढ़ से मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ पे लोक कला मंडल के अलावा प्रॉपर ट्रेनिंग एक्टिंग की तो आसिफ की नहीं हुई है। फिर कहाँ से किया आपने, और ये सपना भी कैसे आया कि मुझे थिएटर करना है और फिर बॉम्बे जाना है? नहीं, चित्तौड़ में बेसिकली एक्टिंग के नाम पे सिर्फ सिनेमा हॉल है हमारे यहाँ पे, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो दूर दूर तक कोई मुझसे पहले आई थिंक कोई नहीं गया चित्तौड़ से, तो ये सबसे बड़ा टास्क था मेरे लिए। तो पहले मैं बॉम्बे गया हूँ, 2 साल में बॉम्बे रहा हूँ। जैसे हर घर में से एक ना कोई सोचता है ना कि मैं अगला शाहरुख खान तो इस तरीके से मुझे भी गलतफहमी हुई एक टाइम पे। तो मैं पहले बॉम्बे गया, 2 साल बॉम्बे में रहा और वहाँ जाके फिर जब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे सीखना बहुत ज़रूरी है अगर अच्छा काम करना है तो फिर जब मैंने पता किया तो मेरा घर से सबसे नज़दीकी जो जयपुर में थिएटर होता है, बहुत अच्छा थिएटर होता है, तो जयपुर जाके फिर मैंने लगभग 5 से 6 साल रंगमंच सीखा। कोई थिएट्रिकल कैरेक्टर जो आपको लगता है कि ये कैरेक्टर मेरे लायक बना है और मैं इसे करना चाहिए, मतलब ऐसा कोई सपना भी होता होगा ना थिएटर वालों का? आप लगातार बिजी हैं, लगातार काम कर रहे हैं, 2011 से ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन थिएटर वालों की एक भूख रहती है कि अमुक किरदार एक बार करता तो मैं साबित कर देता सबको। कैसी कभी आई? क्योंकि आपकी ज़मीन से इरफान साहब आते हैं, बड़े किरदार, हम सबके बड़े प्यारे अभिनेता, या कैसा अभिनेता जो गया तो सबको रुला के गया, उनकी बात करते हुए हम भीग जाते हैं अभी भी। तो आपको लगता है कोई ऐसा किरदार हो जिसके लिए हम याद किए जाएं थिएटर में? कोई ऑलरेडी लिखा हुआ प्ले? लिखा हुआ ऑलरेडी, या आपका कोई अपना फेवरेट कैरेक्टर जो आपने किया और आपको लगा कि हाँ ये एक जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो हमेशा, मैं छोटा भी था ना तो मेरे सब बच्चों में होता है ना कि मुझे सुपरमैन पसंद है, मुझे स्पाइडरमैन पसंद है, ये पसंद है। मुझे बचपन में तो सबको खैर हमें नहीं समझ होती इतनी, बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ तो मुझे कॉमन मैन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हर चीज़ में अगर मेरा बस चले, मेरा हर दूसरा किरदार में, हालांकि मेरे अमूमन किरदार कॉमन मैन ही होते हैं, बट कुछ उनमें सुपर पावर होती हैं अपनी अपनी, कि कुछ छीन लेते हैं किसी से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा, चाहे वो थिएटर हो या फिर सिनेमा में, कॉमन मैन के जो कैरेक्टर्स हैं 8 से 5 नौकरी करने वाला, वो ज़्यादा लुभाता है मुझे करने के लिए। कॉमन मैन की बात आती है, मैं कहता हूँ कि गणेश एक बहुत सीधे साधे दामाद, और फिर बाबर गुड्डू और बबलू के साथ खून खराबा करता हुआ कॉमन मैन इन्वर्टेड कॉमास में, और उसके बाद एक और किरदार आपका जो गुंडाई कर रहा है, वो भी हाथीराम से छुपता भाग रहा है, कबीर। मतलब ये वैरायटी ऑफ कॉमन मैन, आपकी व्याख्या क्या है कॉमन मैन की किरदारों में? है सारे के सारे कॉमन मैन ही है। कॉमन मैन की प्रॉब्लम जो होती है वो छोटी छोटी है ना। गणेश की बहुत छोटी प्रॉब्लम, लोगों को लगता है कि कुर्सी चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, उसको इज्जत चाहिए पूरी। तो वो हम में से हर एक को चाहिए ना, आत्मसम्मान। ऐसा तो कोई नहीं कि मैं चाटे मार के बोलूँ और कैसे हो तो हंस के मीठे बोल आपको बोलने पड़ेंगे। और अगर उसने कहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, आप शायद दे दीजिए तो वो वापस लौटा देता कि नहीं चाहिए, बट चूंकि आपने मना कर दिया कि कुर्सी नहीं मिलेगी तो अब चाहिए। तो ये कॉमन मैन है ना। कबीर हो गया, कबीर को एक ही भाई उसको अपनी कुछ जरूरतें पूरी करनी है। या आपने और कौन सा किरदार का नाम लिया आपने?
बाबर मेरा बाबर हो गया सपोज, हर एक ये सारे कॉमन मैन हैं, इनकी अपनी अपनी छोटी छोटी जरूरतें, अपनी अपनी बाबर मजबूरी होना है। भी मकबूल है। हाँ करेक्ट। तो जो भी अगर हम सपोज अगर मैं कोई कैरेक्टर, अगर गैंगस्टर का कैरेक्टर है, तो जिस तरीके से यहाँ बैठे हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ मजबूरी है, उसी तरीके से उनकी भी है। तो वो उनके अलग अलग शेड्स हैं। तो आई थिंक वो किसी भी किस्म में या किसी भी मायने में मेरे लिए अलग कैरेक्टर नहीं है। वो एक ही है, उसका करने का तरीका अलग है, उस कैरेक्टर की सोच अलग है, बट हम भी कहीं ना कहीं तो गुजरते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके अभिनय के कई रंग हमारे ये सेशन का टाइटल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप थिएटर पे कैरेक्टर प्रिपेयर करते हैं अपना, और वहाँ एक बड़ा जुमला चलता है स्क्राउलिंग अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, वो स्तानिस्लावस्की की मेथड एक्टिंग, और फिर वो फोर्थ वॉल ब्रेक करना है, ब्रेक वाली थियरी पूरी, ये सब चलती रहती है। सिनेमा में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं या वेब सीरीज में करते हैं, तो किस तरीके से बदलती हैं आपकी प्रिपरेशन के तरीके, कैसे बदलते हैं, या कमोबेश एक ही हैं? नहीं, मैंने एक डायरेक्टर के साथ जब मैं थिएटर करता था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम गणित का एग्जाम देने जाते हो तो तुम फिर जो आंसर होता है ना तुम्हारा, वो 2 लाइन का होता है जो तुम आगे लिखते हो, जिसके नंबर मिलते हैं, उसकी बहुत सारा रफ वर्क तुम लास्ट पेज पे करते हो जो कोई नहीं देखता। एक्टिंग बिल्कुल वैसी है, चाहे वो थिएटर हो चाहे वो सिनेमा हो। आप अपने किरदार तक पहुंचने के लिए आप कौन सा रफ वर्क कैसे कर रहे हो, इट डिपेंड्स अलग अलग कैरेक्टर पे कि किस किरदार की क्या मांग है। सपोज कोई कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ जो कि मुझे एक डार्क मेमोरी याद करके पहुंचता हूँ उस तक, तो कोई कैरेक्टर ऐसा भी होगा कि जिसको मैं म्यूजिक सुन के उस तक पहुंच सकता हूँ। ओके। तो हर किरदार की, थिएटर के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, क्योंकि आपके पास शो करने से पहले 30 दिन का, 40 दिन का, 50 दिन का एक निर्धारित समय होता है, तो हर दिन आप एक छोटी छोटी चीज़ ऐड ऑन करते हो उसमें। आज एक लाइन कर दिया, अच्छा लगा तो रख लिया। सिनेमा में आपके पास वो लिबर्टी नहीं है, वो तो ऑन द स्पॉट अगर आ गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक लिखित स्क्रिप्ट है आपके पास ऑलरेडी। आप आजकल क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर इतना आ गया, तो लोग पहले डसने के लिए आपको बैठे होते हैं सेट पे कि कुछ आप ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो ये लेकिन एक यहीं पे है आसिफ, आप चूंकि थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं और लंबा आपने एक रास्ता तय किया है थ्रू कास्टिंग एजेंसी के लिए काम किया, अपने कास्टिंग बे के लिए लोगों को चुना है कि आपको ऐसे एक्ट करना है, कैमरे के पीछे से इंस्ट्रक्शन दिया, आपने प्रॉम्प्टिंग की है उनकी। जब आप कहते हैं कि एक बनी बनाई लीक होती है, उस पर चलना होता है, तो फिर उसमें इम्प्रोवाइजेशन की संभावना कितनी बचती है या आपको कितनी छूट मिलती है? और सीधे सीधे बात कहूँ कि मिर्ज़ापुर के डायरेक्टर और पंचायत के डायरेक्टर के मेकिंग 2 अलग कंटेंट हैं बिल्कुल, लेकिन एक्सपेरिमेंट आपकी तरफ से जो एक एक्टर का प्रिपरेशन है, इम्प्रोवाइजेशन एक्सटेम्पोर, कितना छूट मिलती है या कितनी आज़ादी है वहाँ? छूट हमेशा हर डायरेक्टर देता है, ड्यूटी ज़्यादा एक्टर की बनती। क्या होता है ना कि एक्टर हमेशा सोचता है कि मैं ऐसा कुछ बोल के खुद चमक जाऊं, तो वहाँ डायरेक्टर आपको काटेगा ही काटेगा हमेशा। जिस दिन एक्टर राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा ना कि मैं जो एक एक्स्ट्रा लाइन बोल रहा हूँ ये उस पूरी कहानी में क्या एड ऑन कर रहा है, वो आप किसी भी डायरेक्टर के साथ आप काम करो, आपकी वो लाइन कभी नहीं कटेगी। तो इम्प्रोवाइज हमेशा करते हुए यही सोचना चाहिए कि मैं नहीं चमक जाऊं, मेरी जो फिल्म है, जो मेरी सीरीज है, नाटक है, वो कैसे चमकेगा। वो चमकेगा तो आप ऑटोमेटिक चमकोगे। तो कोई भी डायरेक्टर, मुझे आज तक मेरे किसी भी डायरेक्टर ने मना नहीं किया इम्प्रोवाइज करने के लिए। मैं करता इतना सारा हूँ, तो वो काट के भी कितना काट लेंगे। ये बढ़िया बात है, ये अपने क्राफ्ट पे इतना भरोसा होना किसी एक्टर का। और अच्छा एक्टर वही जो अपने क्राफ्ट को बार बार तोड़ता भी है और फिर उसमें कुछ नया जोड़ता चला जाता है। आसिफ, ये हम लगातार देख रहे हैं आपके कामों में, लगातार आप कर भी रहे हैं। मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि पंचायत जो आपने की, चूँकि उसी एजेंसी के लिए आपने काम भी किया, एक समय कास्टिंग भी के साथ आप जुड़े रहे हैं, और मिर्ज़ापुर भी उसी एजेंसी की, वो वाला अनुभव जानना चाहता हूँ। वो जो आप कैमरे के पीछे करते थे और जब आपको लगा कि यार ये बॉम्बे में सर्वाइवल के लिए कर रहा हूँ मैं काम, ज़रूर है, लेकिन ये बेहतर कर सकता हूँ, ऐसा कभी लगते लगते एक दिन फ्रंट पे आ गए, वो आने वाला जो प्रोसेस, उस बीच का जो दरमियान जो अंतराल है, वो क्या है? नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन अचानक से फ्रंट पे आ गया। मैं हमेशा से बनने एक्टर ही गया था। वो वक्त की मजबूरी होती है कि आपको और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन आप बहुत सारी मजबूरी में जब आप चीज़ें करते हो तो बहुत कुछ सिखा के जाती है आपको। तो कास्टिंग मैंने की थी अपनी पैसों की ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई कि जब मैं रंगमंच से जब आप जुड़े होते हो, बहुत एक छोटा सा फासला है कि
सपोज अभी आप लोग हमसे थोड़ा 20 फीट की दूरी पे बैठे हैं और मैं यहाँ थिएटर में अगर कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ और यही मैं अगर कैमरे में कर रहा हूँ, मुझे एक वो छोटी सी बारीकी समझनी पड़ेगी, है ना, कि किस चीज़ को मुझे कितना व्यक्त करना है कि आप ऑडियंस तक कैसे पहुँचेगा। वो शायद कमी थी मेरे अंदर थोड़ी सी। तो जब आप कास्टिंग में होते हो तो उसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप एक ही किरदार को या एक ही सीन को एवरीडे 10 से 12 लोगों को परफॉर्म करते देखते हो, तो कई बार आपको लोग अचंभित करते हैं कि वो कुछ नया सरप्राइजिंग एलिमेंट डालते हैं उसमें, तो हमें फिर लगता है कि ये मैंने क्यों नहीं सोचा। तो धीरे 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 वो जो कैमरे की बारीकी थी वो कहीं ना कहीं मैंने कास्टिंग के प्रोसेस में बहुत सीखी। तो एज एन एक्टर मैंने अपने आप को और बेहतर किया आई थिंक, कैमरे के पीछे रहने के पे रह के। तो और मैं सबको ये राय देता हूँ, जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, उन अगर फिल्मों में अगर आपको काम करना, एटलीस्ट किसी भी एक पार्ट में कैमरे के पीछे आपको एटलीस्ट 6 महीना 1 साल देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये ऐसा नहीं कि आप गए और चीनिया बादाम की तरह तोड़ के खा लिया। कई बार लोग बोलते हैं आपकी ओवर द नाइट सक्सेस कैसी लगती है आपको? ओवर द नाइट सक्सेस 12 साल दिन दिन जाग के फिर ओवर द नाइट सक्सेस आती है। जूनियर आर्टिस्ट से पर्दे के मेन स्ट्रीम तक। एक और बात है कि जब आप पर्दे पे होते हैं, हम पंचायत पे आएंगे क्योंकि उस पे आए बिना लोग मुझे हम मार डालेंगे, तो कभी ऐसा किरदार कोई ऐसा चढ़ जाता है दूसरे किरदार पे, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? जैसे दामाद जी बहुत चढ़ गया है और लोग आपको उसी नज़रिए में स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। एक ज़माने में इफ्तिखार साहब थे जो इंस्पेक्टर बने रह गए थे। जी जी, हाँ, थैंक यू। तो स्टीरियोटाइप होने का खतरा कितना बन रहा है, क्योंकि आपको ऐसे रोल भी ऑफर होने लगे होंगे कि आप एक मगरूर सा या फिर एकदम घुन्ना सा या ऐसा कोई चिढ़ा हुआ सा कैरेक्टर ही बनेगा, ये दे देते हैं इनको कि आसिफ करेंगे इसको बढ़िया, क्योंकि इनके अंदर वो दिखती है, वो क्रोध में आंखों में 2 बूंद छलक जाना, आंखों के पलकों तक पानी भर जाना क्रोध में, कि आत्मसम्मान की चाह में, जो आप कह रहे हैं कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बेचारा वहां खड़ा है। तो ये कितना डर लगा रहता है? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत लकी रहा हूँ इस मामले में। एक तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। वो पुराने जमाने में कहते थे ना कि कोई एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया तो उसके घर वर्दी भेज देते थे लोग, अब तुम रोज घर से तैयार हो गया हो। इफ्तिकार साहब कहते थे कि रेलवे, जब मैं एयरपोर्ट पे जाता था तो पुलिस वाले वहाँ जो ड्यूटी पे तो सैल्यूट मारते थे। तो मेरे साथ अच्छी चीज़ ये हुई कि लॉकडाउन जब लगा तो एक साथ मेरे 4 शो आए थे। फर्स्ट जामतारा आया, उसके 2 महीने बाद आया पंचायत, उसके 2 महीने बाद आया है पाताल लोक, उसके बाद आई थिंक मिर्ज़ापुर। तो बहुत कम टाइम फ्रेम में 4 शो आए और 4 कैरेक्टर बहुत अलग अलग थे, जो बहुत किस्मत से लोगों के साथ होता है। एक वक्त तक ऐसा होता है ना कि किरदार आपको चूज़ करते हैं, फिर आपका जब थोड़ा नाम वाम हो जाता है ठीक ठाक तो फिर आप किरदार चूज़ करते हो। तो वक्त से पहले मुझे थोड़े वर्सेटाइल कैरेक्टर मिल गए करने को। तो जितना मेरा डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स पे जितना मेरा पंचायत का अगर इम्प्रेशन गया तो उतना ही मिर्ज़ापुर का भी गया, उतना ही जामतारा का भी गया, पाताल लोक का भी गया। और अगर आप देखेंगे तो 4 बहुत अलग अलग जॉनरा के शोज हैं ये। नहीं, वहीं पे आता हूँ मैं कि आप एक्टर है थिएटर के, कह रहे हैं कि एक प्ले करने के लिए 30-40 दिन का एक समय होता है, वक्त होता है इतना। जब ये 2-2 महीने के अंतराल पे अलग अलग तरीके के, मैं जामताड़ा देखता हूँ, एक पूरा पूर्वी भाषा है, बिल्कुल बिहारी भाषा है, झारखंडी भाषा है, कई तरीके के डायलेक्ट्स का मिक्सचर है उधर, और वो आप पकड़ते हैं राजस्थान से आके और बिल्कुल अंग्रेजीदा हो चुके हिंदी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, है ना। ये कितनी फाइट थी, क्योंकि आप पूरब का एक किरदार है, यूपी का किरदार है, पूर्वांचल का, उसकी ज़बान पकड़ते हैं आप, वो भी समझ में आ जाता है। लेकिन फिर उसके बाद दूसरे जो अलग अलग आपने किए, पाताल लोक अलग तरीके का किरदार है, तो भाषाई स्तर पर आसिफ खान कैसे तैयारी करते हैं? मैं जयपुर में जो हमारा थिएटर ग्रुप है सार्थक, तो उसकी सालाना वर्कशॉप होती है, तो हर साल में एक बार इरफान साहब आते थे हमारी वर्कशॉप लेने। अरे वाह। और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी। उन्होंने कहा था ये जो किताबों के ढेर तुम लगा लेते हो ना, एक्टिंग पे जो लिखी हुई किताबें हैं, स्टैनिस्लाविस्की और फलाना ढिमका, मेथड इन एक्टिंग, 7 Ws, ये मत पढ़ो ये सब, ये तुम्हारा दिमाग खराब करेंगी। दुनिया पढ़ो, लोगों को पढ़ो जा जाके। जितना ज़्यादा लोगों को पढ़ोगे, लोगों अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने कान, अपनी नाक, अपनी आँख ये खुली रखो हमेशा, उससे ज़्यादा हेल्प तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। पढ़ना पढ़ लो, लेकिन फिर भूलना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात मुझे थोड़ी सी लगी अंदर। जब भी मैं आज भी किसी कैरेक्टर की तैयारी करता हूँ तो मैं कभी भी उस एरिया के किसी फेमस इंसान को नहीं देखता। मैं सपोज जब मुझे जामतारा की तैयारी करनी थी तो मैंने वहाँ की, जब इलेक्शन के टाइम पे होता है ना, वो गली गलियारों में जो पत्रकार पूछने जाते हैं लोगों से कि आपकी परेशानी, तो वो जो लोग जवाब देते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बहुत देखी। उनको देख देख के, सुन सुन के, थोड़ा बहुत उनको कॉपी कर करके अच्छा चोर बन गया मैं।
बारीकी से चुरा लिया मैंने वहां से। मतलब दामाद जी इतने वर्सटाइल हैं, देखिए कि आप चाहे कहीं भी मिला दीजिए, ये टमाटर हो चुके हैं। मतलब कहीं भी मिक्स कर दीजिए, अभिनय के इतने रंग हैं कि किसी भी तरह के किरदार में समा जाएंगे, और एक अच्छे एक्टर की एक खासियत भी होती है। आप एक चीज़ आसिफ और बताएं आप कि आप जब कास्टिंग करके आए थे एक्टर, बतौर एक्टर, तो वो भी आपने लंबा प्रोसेस, ये मिर्ज़ापुर जो मिला या फिर पंचायत जो मिला, ये कैसे मिला? ये क्योंकि इस पे आरोप लगते रहे ना आप लोगों पे, कास्टिंग वाले आजकल एक्टर हो रखे हैं, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? पूरी ये तो लंबी बहस चली है बाकायदा तो कुछ साल पहले तक, अब तो ये शांत हो गया मामला जब पता लग गया कि ये जो चुने गए हैं ये अपने आप में दम रखते हैं, क्योंकि अगर आप में दम बने तो टिकेंगे नहीं नहीं यहाँ तो पे। अगर ऐसा है तो इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार क्यों नहीं है ये कास्टिंग डायरेक्टर्स? अपने आप को कास्ट करते तो सीधा 1000 करोड़ वाली फिल्मों में करते ना, वहां क्यों नहीं कर रहे? नहीं, असल में एक चीज़ क्या है कि मैं पर्सनल बातचीत में एक्टर का नाम ले लूँगा, एक्टर दंपति का मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा ये कास्टिंग वालों ने दिमाग खराब कर रखा है, एक्चुअली अभी अभी की पैदाइश है। क्योंकि मल्टी टैलेंटेड है। ये इनकी गलती है। देखिए दामाद जी की जो है ना, दामाद जी हैं, मतलब और पूरे, मतलब आप समझिए इस बात को, मल्टी टैलेंटेड है। वो लोग भी थिएटर के बैकग्राउंड के थे, वो कह रहे हैं कि नहीं ये लोग अपनी एक हेजेमनी एस्टेब्लिश कर लिए इन्होंने, और ये तब डिसाइड करते हैं, ये सारे के सारे फेल्ड एक्टर हैं जो कास्टिंग कर रहे हैं। इस बहस को कैसे देखते ये यूपीएससी है क्या कि 4 अटेम्प्ट के बाद नहीं दे सकते हम? ये कैसे ठप्पा लगता है कि फेल्ड एक्टर है ये? हाँ। अभी एक फिल्म देखी मैंने, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, देखी आप में से किसी ने? उसकी जो लीडिंग कितने लोगों ने देखी है? देखी किसी ने? हाथ खड़ा कीजिए अगर किसी ने देखी है तो। नहीं, यहाँ किसी ने नहीं देखी है ना। तो जिन्होंने देखी उनके लिए है कि जो उसकी लीडिंग एक्ट्रेस है, उनकी एज मेरे ख्याल से 50 के ऊपर है, और वो इससे पहले कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही थी। वो जो अभी आपने कहा फील्ड एक्ट्रेस, वो थी, और फिर वो आई ये मेरी बात नहीं, उनकी बात जवाब दे रहा हूँ। और वो फील्ड एक्ट्रेस फिर आई और वो बेस्ट एक्टर ऑस्कर जीत के गई। हाँ, तो ये ठप्पा हमारे अरे इंडिया में वाह, पता नहीं कैसे लगाए थे। देखिए जब आसिफ बात कर रहे हैं, बहुत मार्के की बात कर रहे हैं और आपके लिए आए हैं, तो आपके भागीदारी के लिए भी हम लोग देख रहे हैं, और तालियां तो बजती ही रहनी चाहिए एटलीस्ट ना। अब बताएं कि झांसी में आप आए हैं और हमारे पास तालियों की संख्या ज्यादा है। आसिफ, मैं दामाद जी वाला रोल कैसे पिच हुआ, क्रैक हुआ? हाँ, वो कुछ रह गया सवाल। हाँ, तो मेरे सीनियर हैं, आप जानते हैं, अनमोल आहूजा नाम है उनका, कास्टिंग पे कंपनी चलाते हैं वो, उसमें मैं एज एन एसोसिएट में काम करता था उनके साथ। तो जब मैं छोड़ दिया था कंपनी, काम करके छोड़ दिया, उसके बाद की कास्टिंग है ये। तो उन्होंने कहा कि सीरीज़ इस तरीके की बन रही है, टीवीएफ की एक सीरीज़ है, और तभी अमेजॉन प्राइम वगैरह कुछ था नहीं कि वहाँ आएगी ये। तो उन्होंने कहा एक सीरीज़ इस तरीके से बन रही है, और एक एपिसोड में आधा एपिसोड पे ही कैरेक्टर है, सेकेंडरी कैरेक्टर है ना। जिनको नहीं पता ऐसा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस 3 कैटेगरी के कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये तुम कर लो। तो उस टाइम पे मैं क्योंकि ऑलरेडी पाताल लोक के प्रोसेस में था, तो मुझे लग रहा था कि मैं ऑलरेडी बहुत सीरियस और कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं क्यों 2 सीन वाला कैरेक्टर करने जाऊँ। तो मुझे नहीं करना था वो। तो उन्होंने मुझे समझा कि नहीं अच्छा है, ऑडिशन दे दो, एटलीस्ट देख लो, जो भी होगा देखा जाएगा बाद में, ये वो। तो मैं जब ऑडिशन देने गया रात को, तो बहुत ही गंदा सा एक वो जो बंधा हुआ था साफा होता है, वो साफा रखा था वहाँ पर, वो बांध लिया मैंने, तो बहुत ही इचिंग हो रही थी मुझे उससे। और बहुत छोटा सा सीन था वो, बहुत ही छोटा सा सीन था, जो कुर्सी पे बैठने वाला जो सीक्वेंस देखा आप लोगों ने, वही था बस। और मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा था जो कि नहीं ठीक था वो, तो वो सारी चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन के साथ मैंने वो ऑडिशन किया रात को जाके कास्टिंग के ऑफिस में। और मेरा मन ये था कि मेरा ना हो इसमें, क्योंकि वो टाइम पे मेरे पास मिर्ज़ापुर था और पाताल लोक था। और मिर्ज़ापुर पूरी हो गई थी, सीजन 1 में शूट कर चुका था, मुझे पता था कि अभी मैंने इतना अच्छा किया कि सीजन 2 में लेंगे मुझे। अच्छा, ये आप भरोसा हो गया था कि हिट हो? वो मुझे बचपन से पता था कि अच्छा एक्टर हूँ। बहुत खूब। हाँ, तो एक अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, अभी 2 चीजें कर रही ना, अभी मैं कुछ बड़ा ही करूंगा, अभी मुझे नहीं करना है। खैर उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि 2 सीन का कैरेक्टर तो नहीं करना, वो वाली बात नहीं। वो टाइम पे मेरी कम अकली थी वो, अगर मैं इस कम अकली में वो कैरेक्टर छोड़ देता तो मुझे नहीं बुलाते अब यहाँ। नहीं, असल में जब प्रतिभा ऐसी रहती है कि नहीं बुलाने का सवाल, तो फिर ये तो वायवीय सवाल। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा छूट जाता, बहुत कुछ छूट जाता। वो उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो खैर वो उस फ्रस्ट्रेशन में और उस गुस्से में मैंने वो ऑडिशन दिया, और मैं दिल से चाहता था कि ना हो इसमें, लेकिन आपकी किस्मत में कोई चीज़ है तो वो हो गया मेरा।
और मैं शूट करने के लिए गया, 2 ही दिन का शूट था सिर्फ, वो शूट करके वापस आया, लॉकडाउन लग गया। तब तक मुझे ये पता नहीं था कि ये अमेजोन प्राइम पे आने वाला है। अगर आप लोगों को पता हो तो अमेजोन प्राइम ने किसी भी किस्म का कोई प्रमोशन नहीं था शो का, नहीं वो था, एक दिन ट्रेलर आया, उसके 4 दिन बाद सीधा सीरीज रिलीज हो गया। तब तक मेरी जिंदगी में मीम नाम का कोई शब्द नहीं था, मुझे मेमे पता था कि ऐसा कुछ होता है। मुझे मीम पता लगा जब मेरा खुद का बना है। लेकिन हाँ। वो कहते हैं ना कि तब तक रील वाले एक्टर नहीं थे, अब तो फील वाले एक्टर हो चुके हैं दामाद जी, और फील के साथ मौजूद हैं। तो बस वो फिर बन गया धीरे धीरे करते करते। 4-5-6 दिन बाद मुझे पता लगा कि कुछ बड़ा अच्छा शो हो गया, लोगों को पसंद आ रहा है बहुत। फिर तो ये पर्सनल लाइफ का जो इमोशन है, जो स्पॉन्टेनियस भीतर पैदा हुआ और आप पहुंच गए थे काम में, आपके पर्सनल लाइफ के फ्रस्ट्रेशंस या इस तरीके के जो दिक्कतें होती हैं, अब काम पे कैसे फिर एक एक्टर को प्रभावित कर दे तो फिर दिक्कत है ना? ऐसा नहीं लगा कभी? होता या है। फिर आपने इसको सुधारा कि नहीं आगे हाँ, चल ऑफ के? कोर्स, हर दिन आप सीखते हो ना कुछ नया। तो वो शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होती थी इस चीज़ की कि आपकी पर्सनल लाइफ हमेशा, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें हम बहुत करते हैं कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ शुड बी अलग अलग होना चाहिए, वो हो नहीं पाती। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ रही तो मैं सीख रहा हूँ एवरी डे। अभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं आती है, बीच में आती है, सबको आती है। हम सब होते हैं ना, कभी कभी घर पे बीवी से झगड़ा हो गया, हम ऑफिस में कुछ कर देते हैं, बॉस से कुछ सुन ली बात तो हम उसका गुस्सा घर पे निकालते हैं, हर इंसान करता है। तो एक्टिंग भी मेरे लिए बिल्कुल वैसी है, वो होता है कई बार, बट मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट कि मैं कैसे उन दोनों को अलग अलग रख पाऊँ। अभी बतौर एक्टर आसिफ, आपको कोई दूसरा एक्टर कभी इनसिक्योर किया आपके सामने? को एक्टर लगा कि यार ये इसमें बात है, या फिर किसी दूसरे को देख के आपको लगता हो ऐसा काम कुछ कर जाऊं मैं? कभी ऐसा लगता है? कोई तो एक होता होगा कि ये वाला आदमी है जो मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। नहीं, ये देखो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं कभी भी किसी को देख के इनसिक्योर नहीं हुआ आज तक। कोई खां मेरे सामने आ जाए, एक बार कैमरे पे वो एक्शन आता है तो मैं भूल जाता हूँ सामने कौन है। इसीलिए जो भी आपने छोटा मोटा काम देखा वो ठीक ठाक लगा आपको। बट चित्तौड़गढ़ से आते हैं, वो राणा ने देखा इस बार, तब तक चेतक था उस पार वाली थियरी में है एकदम कि मैं ऐसे इंस्पायर बहुत होता हूँ। ऑफ कोर्स, जब मैं अभी रिसेंटली एक फिल्म में शूट करके आया हूँ मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, वो तब मुझे लगा कि यार एवरीडे अपना 200% देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो लग जाएंगे तुम्हारे। जयपुर की थिएटर ट्रेनिंग आपकी एक्टिंग की, और एनएसडी के भारंगम में आपकी एंट्री हुई, आप वहाँ गए, एक किस्सा वहाँ भी जुड़ता है। एनएसडी बिना गए एक्टर बन जाएंगे? असल में क्या है कि अभिनय संस्थानों की भी अपनी एक गुटबाजी है, या कहिए कि चेहरे हैं, और सारे कुछ तो एनएसडी के तो बड़े बाकमाल चेहरे हैं, एक से एक जो हिला के रख दे, इन मंच को भी और पर्दे को भी। वैसे में एनएसडी बिना गए आपने किया, लेकिन एनएसडी आप गए हैं। जयपुर की ट्रेनिंग और एनएसडी में भारंगा में परफॉर्म करना, वहाँ के कुछ शिक्षकों से मिलना, वो वाकया थोड़ा बताइए। वहाँ कुछ आपको लगा कुछ ऐसा डिफरेंस है? तो मैं हमेशा से, क्योंकि जिन लोगों को आप आइडियलाइज करते हो ना, तो आपको होता ना कि यार इनमें और मुझ में कुछ कॉमन होना चाहिए। अब मैं मकबूल देखी थी मैंने फिल्म, उसमें सारे के सारे, उसमें मेरे ख्याल से एनएसडी का पूरा बैच ही आ गया एक साथ, इतने लोग हैं। जब देखा तो मुझे हमेशा था कि यार ये जब लोग आपस में बात करते हैं ना, बोलते हैं अरे कौन सा बैच, वो वाला बैच, 93 बैच, 4 बैच। एक दिन मेरे बारे में भी लोग इस तरीके से बोलना चाहिए कि फला बैच। अरे वाह। तो बड़ा अंदर से था कि नहीं यार एक बार जाऊंगा, और ट्रेनिंग वहाँ की जब ट्रेनिंग मिलेगी तो जो कर रहा हूँ और अच्छे से करूंगा मैं। तो क्योंकि मैं 11वीं पास था तभी, धक्का वक्का लग के मैंने 12वीं पास कर ली, बट ग्रेजुएशन नहीं थी मेरे बस की। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि रघुवीर यादव जी को इब्राहिम अलगाजी साहब ने 12वीं बेस पे ले लिया था। आप लोगों को इब्राहिम अलगाजी पता है ना, जिन्होंने एनएसडी कितने लोगों को? के संस्थापक। तो उन्होंने कहा कि उनको ले लिया था। मैंने कहा ठीक है, उनको ले लिया था तो मैं भी कम नहीं हूँ, मुझे भी ले लिया जाएगा फिर तो। अरे वाह। तो मैं भी अपना सब लेके चला गया वहाँ पे। जब गया हूँ तो फर्स्ट में मैं वहाँ पे टीचर है रॉबिन दास सर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको कहा सर मुझे एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने मेरे मुंह मना कर दिया कि गो बैक और उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि चले जाओ यहाँ से। रॉबिन दास एक बहुत शानदार शिक्षक हैं। तो कुछ सालों के बाद जब मुझे दोबारा भारंगम जो फेस्टिवल होता है उसमें मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला, तो जब वहाँ मैंने परफॉर्म किया। कौन सा प्ले था वो? हाँ, मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम, उसको आपने ये भी राजस्थानी सुना होगा इस प्ले को? उसको राजस्थानी वर्जन, हमारे नाटक का नाम था कसुमल सपनों। अच्छा, राजस्थानी में खेला आपने। कसुमल सपनों किया था हम लोगों ने। तो जब वहाँ हम लोग करने के लिए गए तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा हमें स्टैंडिंग ओवेशन वगैरह मिल गया वहाँ पे।
तो फिर उन्होंने बुलाया और वो जो अपना जैकेट था वो जैकेट उन्होंने मुझे दिया गिफ्ट में, मैंने संभाल के रखा है आज तक। तो आई थिंक मेरे लिए वो एनएसजी का गिफ्ट है। तो मैं एनएसजी नहीं गया लेकिन ये काफ़ी है मेरे लिए। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आसिफ को कभी ऐसा लगता है कि अब लोग मुझे जानने लगे हैं, अब मैं एक बढ़िया एस्टेब्लिश एक्टर हूँ, काम खुद से चल के मुझ तक आएगा, मुझे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसी ऐसी स्थिति आ गई क्या? नहीं मतलब ये ऐसा आप जो बोल रहे हो ये मैं अगर बोलूँगा तो थोड़ा सा घमंड दिखेगा, है ना। बट मेरा हमेशा से ये था कि मुझे बम्बई में नहीं रहना था कभी भी। मुझे बम्बई की भाग दौड़ नहीं पसंद। मुझे दूर से बिल्डिंग देखता हूँ ना, मुझे मुर्गी के दड़बे लगते हैं। वो होता है ना, दड़बा देखता हूँ, एक एक मुर्गी झाँकती, मुझे वैसा लगता है। तो मुझे बहुत सालों से उस दिन का इंतज़ार था कि मैं इतना फेमस हो जाऊं कि मैं अपने होम टाउन में जाके रहूं और ये लोग मुझे फ्लाइट का टिकट बुक करा के बुलाएं खुद। वो हो गया अब। तो मैं जब शूटिंग करता हूं तब बॉम्बे में रहता हूं, बाकी टाइम अपने गांव में रहता हूं। अरे वाह, देखिए ये बात है। आप एक चीज़ और बताइए, हम लिट फेस्ट में बैठे हुए हैं, आसिफ खान साहित्य से कितने जुड़े हुए हैं? मैं बहुत जुड़ा हुआ था कुछ सालों तक, फिर बीच में क्योंकि बहुत सालों के इंतजार के बाद काम जब मिलने लगा तो स्क्रिप्ट पढ़ना और इन सब में मैं इतना व्यस्त हो गया बाकी सारी चीज़ों में कि मेरे हाथों से किताबें छूट गई। जो मैंने अभी आपको बताया, अभी पिछले 15-20 दिनों में वापस मेरे अंदर थोड़ा किताबें पढ़ने का शौक आया, तो मैंने कुछ किताबें मंगाई हैं, कुछ आपने मुझे जो दी हैं वो सब मैं कह रहा किताबें हूँ मैं। कि थिएटर जब करते हैं ना तो बहुत सारी किताबें सजेशन में आती हैं कि ये पढ़ लो, इनको पढ़ लो, तो आपका कोई फेवरेट राइटर है? मुझे थिएटर के वक्त पे एक राइटर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे सादत हसन मंटो बहुत पसंद थे। बहुत बढ़िया। और वो मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद थे, जो मैं कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ में भी, और लाइफ में तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा क्या वो पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। वो जो सच जिस तरीके से बोलते हैं ना, नंगा सच बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, हाँ कि नंगा सच बोलना, वो हर हिम्मत नहीं है ना हमें सर किसी की। हम डरते हैं बहुत कि हमें सोचना पड़ता है कि सरकार कौन सी है ना, किसके घर बैठे हैं, जिसके सामने वाला बंदा बैठा है वो किस ओहदे पे है। हम वो सारी चीज़ें सोच के देख के बात करते हैं। मंटो ने हमें ये सिखाया है कि वो सारे फिल्टर हटाओ, जो यहाँ है वो ज़बान पे होना चाहिए। ये क्वालिटी की वजह से मुझे बहुत पसंद है वो। मंटो ने जिस तरह से अपना काम किया और जिस तरह से लिखा, उन्होंने काफ़ी दिक्कतें झेली, ये आपको पता है। आपको नहीं लगता, बतौर एक्टर आसिफ जितना खरी खरी कह रहे हैं, ये राजस्थान की, चित्तौड़गढ़ की माटी की देन है, या फिर वो एक्टर जो अंदर से 10-12 सालों की, जो पूरी 14 सालों की मेहनत है, और वो जो एक तरीके की जो कहते हैं ना उसको फ्रस्ट्रेशन है एक अंदर से साबित कर देने की, वो निकल कर आ रही है? काफ़ी डर नहीं लगता इससे कि लोग इसे दिल पे ले लेंगे? नहीं नहीं, मतलब हर सी अगर आप अदब के लिहाज में रहते हुए सच बोलो तो कोई किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आपको ये पता, आप जो लाइन आप ड्रॉ कर दो, आपको पता होना चाहिए कि बस ये नहीं क्रॉस करना है। मैं हमेशा उसका उतना ख्याल करता हूँ। बाकी उसके अंदर भी रह के झूठ बोलेंगे, कैमरे पे तो झूठ बोल ही रहे हैं 12 घंटे, बाकी के 12 तो सच बोलेंगे कम से कम। 12 घंटे कैमरे पे झूठ है, कम से कम खुद से जब बतियाएं तो 12 घंटे सच बोले, इतना ही काफ़ी है खूबसूरत दुनिया रचने के लिए। बहुत अच्छी बात है। मैं इस बातचीत को आप तक भी ले जाना चाहता हूँ। ये टू वे कम्युनिकेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि आपके जेहन में कुछ सवाल कुलबुला रहे होंगे, तो अगर किसी के पास माइक जा सके, हम दोनों तरफ बात करेंगे, और आप क्रिस्प और छोटे सवाल रखिएगा, तब हम ज़्यादा ले पाएंगे। और मैं जानबूझ के ये चीज़ छोड़ रहा हूँ क्योंकि आसिफ की बातें बार बार ये इशारा करें कि हमें जीवन में अगर अच्छा इंसान बने तो डेमोक्रेट होना पड़ेगा, सच्चे मायनों में लोकतांत्रिक और जमहूरियत में यकीन रखना होगा हमें, जो शायद हम कहीं कहीं छूट रहे हैं। तो आपके तक माइक जाएगा, और वॉलंटियर को मैं कहता हूं कि वो माइक लेके रेडी हो जाए, और सिर्फ फ्रंट रो नहीं, पीछे कोई एक चला जाए, पीछे के लोग बार बार वो रह जाते हैं। रेडी है? ठीक है। कुछ नया पढ़ने को अगर सजेशन दिया जाए, और 2-4 चीजें जो आपको लगता है कि आसिफ की ये चीज देखी जानी चाहिए, मेरा ये काम आप देखिए, और आपको लगे कि ये किरदार मेरा बहुत प्यारा किरदार है, मुझे एक दिन आपको एक टाइम मशीन में भेज दिया जाएगा किसी और लोक में, और वहां से कहा जाएगा ऊपर से देखो, किले पे आप मान लीजिए बैठ के नीचे देख रहे हैं 2025 में, कि मेरा ये काम अभी तक किए हुए कामों में ये काम देखा जाना चाहिए, या कम देखा गया, इसे ठीक से देखा जाना चाहिए, कौन सा किरदार होगा वो? मुझे मैं तो खुद, मेरा कोई भी काम अभी तक मैंने आपको जैसा बताया मैं कभी देखता नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद खुद को देखना। लेकिन मुझे ऐसा अगर मैं नहीं हूँ कभी और मैं अगर सोचूं अपने काम के बारे में, मुझे पाताल लोक पे थोड़ा प्राउड होता है
बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है अगर मैं उसका पार्ट नहीं होता तो मुझे बड़ा खलता वो। जैसा मुझे वासेपुर और ब्लैक फ्राइडे देख के बहुत लगता था हमेशा कि इन दो चीज़ों का मैं पार्ट क्यों नहीं हूँ। तो पाताल लोक करके मेरे अंदर की थोड़ी जो वो खलिश थी वो कम हुई है। तो पाताल लोक मेरे लिए नहीं, पूरे प्रोजेक्ट के लिए, वो पूरी कहानी मुझे ऐसा लगता है कि देखने वाली चीज़ है, वो ज़रूर देखी जानी चाहिए। एक आपने अच्छी बात की। मुझे एक टीचर ने कहा कि हम लोगों ने कहा कि आप पंचायत देखिए, सॉरी, तो उन्होंने कहा कि दोस्त, इनोसेंस जो गायब हो गई थी ना, वो पंचायत से लौटी है। ये बात शायद एग्री करेंगे इस बात से कि वो इनोसेंस हमारे भीतर का। चार्ली को भी देखिए, उसने एक चीज नोटिस की थी कि इंसान गिरता है तो लोग बड़ा हंसते हैं, और उसने इस बात को पकड़ा और बार बार गिरा वो, दूसरों को हंसाने के लिए। अब ये जो इनोसेंस है, एक ओटीटी का जो बूम आया है, उसमें एक तो ये हुआ कि बहुत सारे एक्टरों को काम मिल गया, बहुत सारे एक्टरों को, और खूब कमाल कमाल के एक्टर सामने आ गए। इवेंट ट्रेनर भी, सौरभ सचदेवा जैसे लोग भी आ गए हैं जो एक्टिंग ट्रेनर ही रहे हैं। तो और इस सीरीज में बहुत सारे एक्टर, नाम गिनवाए जा सकते हैं, उसी सीरीज में आप भी हैं। लेकिन ये बताइए कि ये कहाँ तक जूझना पड़ता है इन सवालों से कि ये ओटीटी जो है, जो दिखा रहा है, ये हमारे समय का सच नहीं है। उसकी हिंसा, उसकी गालियां, उसकी वल्गैरिटी, ये सारी चीजें, आर्ट फॉर आर्ट से की बहस अलग है। मैं कहता हूँ इसको डिफाइन कैसे करते कि यही फार्मूला चलेगा। फिर पंचायत भी एकदम अलग, डाइवर्स, उसी अमेजन पे हाफ पैंट फुल पैंट है, उसी पे गुल्लक है। मतलब एक एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी एक चीज जो आप झेलते हैं, आप लोग इस बात को, इस सवाल को कैसे इसको देखते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है सर कि एक वो कहावत है ना, एक वक्त में सबको नहीं खुश कर सकते आप। ऑडियंस के साथ बिल्कुल वैसा हिसाब है। कोई एक लोग हैं जिनका सच पंचायत है तो उनको पंचायत बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए पाताल लोक या मिर्ज़ापुर जैसी जिसमें थोड़ी हिंसा है या थोड़ी अभद्र भाषा है, उनको लगता है कि ये क्या है, ये तो हमारे लिए नया है, दिस इज नॉट आवर कल्चर, है ना। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो ऐसी जगहों से आते हैं कि जिन्होंने देखा है कि पाताल लोक सच है, उनको लगता है कि ये पंचायत वाले लोग कहाँ होते हैं, तो एलियंस हैं ये, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा थोड़ी होता है, अपना पैसा देके थोड़ी कोई दूसरे की मदद करता है। उन्होंने नहीं देखा वो सब। तो ये पर्सन टू पर्सन बहुत डिपेंड करता है। और एज एन एक्टर ऑफ कोर्स लोग बहुत सारे सवाल ले लेके आते हैं इस तरीके के कि ऐसा कहाँ होता है, वैसा कहाँ होता है, मैं ऐसे कर देता हूँ। अभी आपकी वर्जिन ट्री और दूसरी फिल्में भी आ रही हैं, उनके बारे में कुछ बात कर सकते हैं? अभी मना है बात, मतलब बहुत ही, जितना ऑलरेडी गूगल पे उतना बता सकता हूँ। हाँ, गूगल जितना ही बता दीजिए। दामाद जी और भी अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, आपको देखना चाहिए उसको। हाँ, कुछ 2-3 एक फिल्में हैं इस साल, मेरी फिल्में जो रिलीज होने वाली हैं। एक फिल्म अभी कुछ 5-6 दिन में, जो भी लोग मुझे सोशल मीडिया पे अगर जुड़े हुए हैं तो उनको पता लग जाएगा, ट्रेलर आने वाला है एक हमारी एक फिल्म का। वो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, वो है। और एक फिल्म मेरी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ एक फिल्म आ रही है, सेक्शन 108 फिल्म है। और एक सीरीज़ है मेरी, उसका अभी मैं नाम नहीं बता सकता, बट वो आपके एमपी में शूट हुई है, झांसी के आसपास, ग्वालियर के पूरे एरिया में मैंने शूट की है वो, और उसमें मेरा मुख्य किरदार मैं निभा रहा हूँ उसमें। अरे वाह, हम लोग की शुभकामनाएं हैं। Thank मैं सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बस मूर्ति न बने रहें, एक्टिव हो जाइए। आपके सवाल हैं, जब मंडप में पधारे हों तो गाया जाए कुछ। जी प्लीज। रितु भारद्वाज हैं, जर्नलिस्ट हैं और कनेक्टेड मेंटल हेल्थ पे काम करती हैं। आसिफ जी, सेशन सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल उस आखिरी सवाल से ही जुड़ा है जो उन्होंने बात की कि उसी ओटीटी का जो कंटेंट है, वैसे भी इस समय मीडिया हो या पब्लिक हो, हर तरफ कंटेंट और भाषा पे बात हो रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ओटीटी पे जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, उसको बहुत हद तक इसका जिम्मेदार मानते हैं। एज ए आप कलाकार के तौर पर, ये आपको नहीं लगता कि इस तरह की गालियाँ या इतनी हिंसा या इस तरह की भाषा ये बहुत ज़्यादा हो रही है और उसका असर आ रहा है? आप कैसे, जब आपसे कहा जाता है कि आप मतलब आपको लगता है कि आप असहज हो रहे हैं, या आपको भी लगता है कि ठीक है चलेगा? क्योंकि यूथ बहुत इंस्पायर होता है आपसे, आज यहाँ भी बहुत हो रहे होंगे। मैम, मुझे लगता है कि अगर सिर्फ सनसनी बनाने के लिए अगर गाली दी जा रही है ना, तो गलत है वो। अगर वो उस सिचुएशन का और उस सिचुएशन का या उस कैरेक्टर की अगर इंटेंसिटी समझाने के लिए अगर वही भाषा ज़रूरी है,
सपोज मैं एक किसी स्लम एरिया से निकला हुआ कोई बिल्कुल जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो थोड़ा गुंडागर्दी वाला किरदार मैं निभा रहा हूँ, और मैं अगर आपसे कहूँ कि नमस्कार कैसी हैं आप, श्लोक तो नहीं आपको बोलेगा लगेगा कि कितना फेक लग रहा है यार, ये क्या है, बंद करो उसको, आप चैनल चेंज कर देंगे ना 2 मिनट में। उस चीज को रियल बनाने के लिए मैं, ऑफ कोर्स आप जो कह रही कि ज्यादा हो रहा है, अगर कोई सी भी चीज ज्यादा हो रही है, जैसा मैंने पहले कहा, हर चीज की लाइन हमें पता होना चाहिए कि हमें रुकना कहाँ है। लेकिन अगर हम चलेंगे ही नहीं तो फिर वो आप ही के लिए बोरिंग हो जाएगा। हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम गाली बकें, गाली तो मैं हम ऑफ कैमरा बक लेंगे। फिर हम हर चीज रियलिज्म में इसलिए उतारना चाहते हैं कि वो आपके लिए कितना रियल या कितना एंटरटेनिंग बन सकती है चीजें। तो मुझे लगता है कि वो अगर सनसनी बनाने के लिए की जा रही तो बिल्कुल गलत है, बट अगर वो उस सिचुएशन की, उस किरदार की डिमांड है तो इसीलिए डाली जाती है। और वो जो डाली जा रही है वो कुछ चुनिंदा चीज़ें जो आप लोगों ने देखी है, गाली तो बहुत सारी जगह बकी जा रही है, वो आप लोग नहीं देखते हैं फिर। अच्छा, एक चीज़ मुझे उनके सवाल से जुड़ा लगा कि हालांकि आप नीति नियंता नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप एक बस छोटा सा पुर्जा है उस खेल का। आपको लगता है कि ओटीटी पे सेंसरशिप होनी चाहिए जैसे फिल्मों में है? फिर ओटीटी का मतलब ही नहीं है कुछ, थिएटर में ले आओ उसको। एक्सप्रेशन का मतलब फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन थोड़ा तो हाँ, मुझे लगता है कि क्रिएटिव फ्रीडम होना चाहिए ना उसमें। हमने आपने उम्र का बार भी लगा रखा है ना कि 16+ वालों के लिए 18, अब मत देखो उसके लिए। सब ऐसा भी नहीं कि टीवी ऑन किए चल जाएगा, नहीं, टीवी चलाओगे, पैसे देना पड़ेंगे, ऐप डाउनलोड करोगे, तो हाँ लंबा प्रोसेस है काफी। माइक रीमा जी के पास है। हाँ, हाय आसिफ। हेलो आसिफ, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने वो दौर भी देखा जब आप एक संघर्ष के दौर में थे, आप अपना काम कर रहे थे, लेकिन इंडस्ट्री और बाकी लोग जो हैं आपको उतना नहीं पहचानते थे। वो दौर और अब दौर जब आपने अपनी एक मुकम्मल कामयाबी हासिल कर ली है, ये जो लोगों का एटीट्यूड शिफ्ट होता है इंडस्ट्री में, वो कैसा होता है, उसके बारे में आप कुछ अगर शेयर कर सके, और उसे आप कैसे डील करते हैं, फिर आप उन लोगों को कैसे डील करते हैं और रिएक्ट करते हैं जो वो वक्त जब एक लेसर नोन आसिफ खान थे उनके सामने, वो उन्हें अपनी कन्वीनियंस से डील करते थे। तो ये जो एक शिफ्ट आता है एटीट्यूड में लोगों के, उस हिसाब से आप खुद को कैसे रिफाइन करते हैं, बदलते हैं? व्हाट्स योर वे ऑफ रिएक्शन? मेरा मैम बहुत सीधा सा रिएक्शन होता है कि मेरे जब बॉम्बे आया था तो मेरे 4 बचपन के दोस्त थे, अभी भी वही हैं, वही रहेंगे आगे भी। और ये मुझे पता है कि जो लोग अभी इस वक्त पे जो मुझे बहुत आवभगत कर रहे हैं मेरी, वो बहुत जल्दी, जितना जल्दी आई है चली भी जाएगी एक ना एक दिन। तो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा तवज्जो देना बेवकूफ़ी वाला काम लगता है मुझे। तो जितनी ज़रूरत होती मैं होता ना, जितना नमक की ज़रूरत है सब्जी में उतना ही डालता हूँ बस मैं। ज़रूरत से ज़्यादा डाल के उसको खारा कर देंगे तो खाने लायक नहीं बचता वो। तो अच्छा आसिफ, एक बड़ी अद्भुत साम्यता है आप में और इस दौर के ओटीटी में जो चमके हुए एक्टर्स हैं। पंकज त्रिपाठी भी सेम यही बात करते हैं कि सफलता के साथ उपजे हुए लोग हैं, अभी 10 साल है, 10 साल बाद नहीं होगी। यही लोग पहले पूछ नहीं रहे थे, अब पूछ रहे हैं। यही हाल नवाज साहब का है जब वो मतलब भाई ऐसा भी दौर था ना कि मैं किसी पिक्चर में काम कर रहा हूँ, मुझे उसके प्रीमियर पे नहीं बुलाया जाता था। अभी उन लोगों के घर में मतलब कुत्ते का बर्थडे भी तो पहले मुझे कार्ड आता है। तो इंसान एक्सीलेंट, आप इतनी समझदारी खुद होना चाहिए कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बिल्कुल, मतलब सफलता ने दिमाग खराब नहीं किया हुआ है। ओके, और जिस आत्मसम्मान के लिए पंचायत के दामाद जी लड़ रहे हैं या जो मैसेज देना चाह रहे हैं, वो विलेन नहीं है, एक बहुत भला मानस है। वो बस मैसेज देना चाह रहा है प्रतीकात्मक रूप से कि मैं तुम्हारी चक्के कुर्सी ले जा रहा हूँ ताकि तुम समझो कि दामाद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बुंदेलखंड में हम रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू। और इसीलिए पहले माफी मांग ली, चक्के कुर्सी नहीं है। और कोई है उधर? जी जी, मैं अपने पश्चिम बंगाल कैडर के अपने डीजीपी हैं। पूछना चाहता हूँ एक, हालांकि मैं ये यकीन नहीं है मुझे कि कोई भी इसका सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी आप लोग जिस जुड़े हैं उस क्षेत्र से तो बता पाएंगे। अचानक से हम लोग देखते हैं कि अब तो हमारी नेटफ्लिक्स पे भी, जैसे पहले तो ज़्यादा वेस्टर्न चीज़ें आती थी, अब हमारी हिंदी के काफ़ी फिल्में और ओटीटी सीरीज़ वगैरह आ रही हैं, और वहाँ थोड़ी सी अपनी तरफ से हम यदि देखें और सोचें तो न्यूडिटी हालांकि को डिक्लेयर कर देते हैं, न्यूडिटी, सेक्स, वायलेंस, देश आप चाहें तो न देखें, लेकिन आपको लगता है कि हमारे समाज के लिए या हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए जो ये न्यूडिटी दिखाई जाती है ख़ास तौर से नेटफ्लिक्स के प्रोग्राम्स पे, वो वाजिब है?
या हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए सबको, आप लोगों को, हम लोगों को भी? मेरी पर्सनल चॉइस इसमें अलग है और आप जो पूछा उसका एक नॉर्मल एक जवाब अलग है। मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ जो मैं मेरे घर वालों को नहीं दिखा सकता। अरे वाह, ये मेरी एक पर्सनल चॉइस है। अभी आसिफ बता रहे थे कि पंचायत में जिस किरदार को आप बहुत पसंद करते हैं वो किरदार इनकी अम्मा को पसंद नहीं है, वो आप शेयर करें प्लीज। हाँ, मैं आता हूँ उस पर, सर का मैं थोड़ा सा जवाब दे दूँ। जी। तो जैसे कि न्यूडिटी भी मैंने न्यूड सीन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने जिन लोगों ने पाताल लोक देखा है तो वो मैंने कंप्लीट न्यूड सीन किया है। पुलिस वाले आईपीएस हैं जी। तो इसलिए वो सवाल उनके लिए मौजूद। तो अब वो न्यूड सीन क्यों है, मतलब वो अगेन वही जो गाली पे जो मैम को मैंने जवाब दिया कि क्या वो मैं व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ या मेरी कहानी का पार्ट है वो। तो उस तरीके से अगर वो है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो उस कहानी का पार्ट है कि वहाँ दिखाना जरूरी है तो उसको दिखाया जाए। अगर आप वही वाली बात है कि इंटेंशन आपका क्या है दिखाने के लिए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि हाँ मैं 2 इसमें बेड सीन डाल दूंगा तो एक सर्टेन ऑडियंस एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, देन आई थिंक मेरे लिए पर्टिकुलरली दैट इज नॉट गुड। और पंचायत वाला आपने बोला ना, हाँ, पंचायत के ऊपर वाला। हाँ एक ये था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसे समझने की बात है कि आप जिस पे बात कर रहे हैं उसका सिरा इनके घर से जुड़ता है। आपका भी जवाब है। मेरी माँ मेरा शो नहीं देखती ज़्यादा। उनको पहले तो ये लगता था कि कहाँ आते हैं तुम्हारे शो, ना जी टीवी पे आते हैं ना स्टार प्लस पे आते हैं, कहाँ करते हो शो। तो मुझे बड़ा टाइम लगा उनको समझाने में कि कहाँ आते हैं। तो जब उनको मैंने समझाया कि अम्मा नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, ये बड़े बड़े बहुत बड़े चैनल हैं ये, तो मैंने जामतारा दिखाया तो उन्होंने कहा बहुत गाली है इसमें। फिर मिर्ज़ापुर दिखाने का इसमें भी बहुत गाली है। फिर पाताल लोक तो उन्होंने कहा तुम नंगे हुए देखूंगी ही नहीं। तो फिर फाइनली मुझे लगा पंचायत इनको मुझे दिखाना चाहिए। तो उन्होंने पूरा पंचायत जब देखा तो मैंने रात को फ़ोन किया, मैंने कहा कैसा लगा अम्मा आपको शो। तो उन्होंने कहा पूरा शो बहुत अच्छा है, सिर्फ तुम खराब हो उसमें। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा इतना अच्छा साफ सुथरे शो में एक गाली आती है वो भी तुम बकते हो। यानी कि तुमसे राइटर नहीं बकवाते, तुम्हारे अंदर चले गाली बकने की। अभी 2-4 सवाल ले लेते हैं और पीछे एक आदमी पूछना चाह रहे थे। यस, माइक दीजिए उनको हेलो प्लीज। हाँ, सर, मेरा नाम पोयम है। मेरा सवाल ये है, पोएम, यस, पोयम भारद्वाज। कविता। नाइस नेम। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि मैं सर को दिख नहीं रही हूँ। कैमरा मैन भैया साइड में पहली थोड़ा, बार हाँ। कैमरा वाले उधर फोकस करो यार थोड़ा। कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। सर हाँ, मेरा सवाल सर ये है कि पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे कि जो हमारे महान लेखक हैं, चाहे मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, उनकी लाइफ पे बहुत फिल्में बनती थी उनकी कहानी पे। लेकिन अब ये सिनेमा में बहुत रेयर देखते हैं हम। तो क्या आपको लगता है कि अब जो सिनेमा बन रहा है उसमें लिटरेचर को और ज़्यादा होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए ऑफ कोर्स। अभी बन रही है फिल्म। अभी मंटो साहब पे फिल्म बनी थोड़े साल पहले, आपने शायद देखी नहीं। नंदा दास ने बनाई हो फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। बनी हो और ऑफ कोर्स बनी, उसमें 2 बड़े राइटर दिखाए गए, उसमें इसमें चुगताई भी दिखाई टैगोर सर, की हमने- कहानियों पे ऑलरेडी अनुराग बसु ने नेटफ्लिक्स पे पूरी सीरीज बनाई हुई है। लेकिन हमने दामाद जी को नहीं देखा ना, लिटरेचर की। अच्छा, आप मुझे movies अच्छा, आप चलती ये हैं, मैं सर, करूं? आपको और देखना प्रोड्यूस है। करिए, उसके बाद जो दमाद कास्टिंग उसमें डायरेक्टर करेंगे। देख रहे हैं इस वक्त, उनसे मेरी अपील है, मुझे लिटरेचर वाले रोल में लिया जाए प्लीज। मेरी बहन मुझे कोई लेता नहीं वैसे रोलों में, मैं शायद गुंडा ज्यादा लगता हूँ चेहरे से। हाँ, मतलब बाबर जरूर कर लेंगे लेकिन बर्बर नहीं है ये, अच्छे आदमी है दामाद जी। आसिफ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। और पीछे 2 लोग जो थे, प्लीज अपना सवाल जल्दी से पूछ लें आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा नाम अजीम है सर। हमने आपको बाबर का कैरेक्टर भी करते हुए देख लिया, हमने दामाद जी सबको बहुत पसंद आया, वो कैरेक्टर भी करके देख लिया। आज से कुछ साल पीछे जाते हैं तो हमने आपकी कहानी पता चली, मैंने थोड़ा पढ़ाई करी आपके बारे में। तो सैफ अली खान की और करीना कपूर की शादी में जो इंसिडेंट हुआ था, आपने उससे क्या सीखा? कुछ अगर आप हम लोगों को थोड़ा समझाना चाहें तो। सीखा यार, सीखा तो ये था जब कुछ समय सर्वाइवल के लिए आपने कुछ हाँ, पार्ट मतलब टाइम मैं- काम भी हाँ, किया। मतलब कुछ उस बारे में अगर आप बताना चाहें। सीखा ये मतलब कि मुझे उस वक्त लगा था कि मतलब उस वक्त मेरी सिचुएशन कुछ और थी। आई थिंक उससे कहीं ना कहीं मुझे इम्पैक्ट हुआ होगा कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, कि लाइफ में कभी ना कभी मैं ऐसा बनूंगा कि मैं इन्हीं लोगों के साथ इसी जगह पे पार्टी करूंगा।
यही होटल में आऊँगा। कुछ सालों के बाद मैं गया उस होटल में, फिर और एज ए गेस्ट गया हूँ मैं अरे वाह, उसी होटल में जहाँ मैं बहुत काम बढ़िया, करता बहुत था। बढ़िया। देखिए एक चीज आसिफ ने बात कही, मुझे वो ग्रीक माइथोलॉजी वाला जो कैरेक्टर फिनिक्स जिसको कहते हैं, पक्षी अपनी ही राख से बार बार वो पैदा हो जाता है, उसकी जिजीविका का सीधा प्रतीक है आसिफ। बहुत बढ़िया। आप पीछे पूछ ले सवाल। यस हाँ, मेरा एक क्वेश्चन नहीं- और है, मैं लास्ट क्वेश्चन ये आई थिंक मेरे अंदर से आ रहा है तो मैं पूछ लेता हूँ। जैसे ही जब सेशन एंड हो जाता है तो हम मोमेंटो देते हैं जो भी आता है उनको खुश करने के लिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप नहीं, उनको सम्मानित करने के लिए, सम्मान से, आई एम हाँ, सॉरी, खुश करने के लिए गलत नहीं। गलत शब्द use। खुश तो सम्मानित- ये कर रहे हैं, सम्मानित लॉकडाउन के करने- जमाने में इन्होंने अपने एक्टिंग से आपको खुश किया, आपकी उदास जिंदगी में रंग भरने की कोशिश बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल। तो सम्मानित करने के लिए हम मोमेंटो देते हैं, तो आप मोमेंटो में खुश हो जाएंगे या हम आपको चक्के वाली कुर्सी लेकर दें? आप कोई मोमेंटो बनवाइए चक्के वाली कुर्सी का, डन डन वो डन। उसे रखूंगा मैं घर में। कल मोमेंटो वाली कुर्सी आपके होटल बुंदेलखंड तक पहुंच वाले जाएगी। ये सुन ले बकायदा, चक्के वाली कुर्सी मोमेंटो के तौर पे जिसमें बड़ा BLF लिखा हो। जी मेरा आपसे सवाल था ये कि आपने जब अपना एक्टिंग करियर चुना OTT पे या मूवीज़ पे, तो आपके पेरेंट्स का और रिलेटिव्स वगैरह का क्या सपोर्ट था उसमें, या फिर आपने अगर स्ट्रगल था तो आपने कैसे समझाया, कैसे ओवरकम किया? यार घर वालों को समझाने का ना एक दो तरीके होते हैं घर वालों को, या आप सबसे पहला तरीका होता है आप उनको अच्छा रिजल्ट दे दो, और दूसरी चीज होती है आप घर वालों को पैसे देने लग जाओ, सही बात है। ऑटोमेटिक समझ जाते हैं। देखिए इतना कट टू कट तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, सही बात है। ठीक है ना। देखिए घर वालों को पैसे देना शुरू कर दीजिए, फिर आपसे नहीं पूछेंगे आप शादी कब करने वाली हैं, है ना। सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, ये सवाल खत्म हो एकदम जाता है। ठीक है। आसिफ तुरंत कुछ कुछ सवाल पूछ ले। इधर एक अंकल खड़े हैं, उनको माइक दे दीजिए प्लीज। हेलो सर। हेलो। ये लास्ट 2 सवाल हैं, उधर अंकल का हाथ भी उठा हुआ है जी। हेलो सर, मेरा नाम रिचा है और मैं हाय। माइक पास कर लीजिए प्लीज। हाय। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी तो आप इतने सक्सेसफुल एक्टर बन गए हैं, हम सब आपको जानते हैं, पर अगर आप पीछे जाए टाइम में तो आप 10 साल के आसिफ को क्या कहना चाहेंगे? खुद से। अभी से। आई थिंक ये ऐसे ये सवाल का जवाब देने के लिए अभी भी मैं बहुत यंग हूँ, है ना। चलते रहो, करते हाँ, रहो। अभी तो 20 साल पहले की बात है, थोड़ा और ये मैं 50-50 साल का जब बुढ़ा हो के आऊंगा ना, तब थोड़ा आप इस तरीके का सवाल पूछेंगे तो मैं ज्यादा, मैं अभी ये बोलूंगा आसिफ को कि भाई ग्रेजुएशन कर ले पहले। दामाद जी को बधाई दे दीजिए, 2 महीने पहले शादी हो गई है। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी उनको माइक दे दीजिए, अंतिम सवाल हम ले रहे हैं जी। नहीं नमस्कार सर जी। आप बिना माइक के रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, प्लीज आप माइक लेके पूछ लीजिए। सर जी, मैं माता प्रसाद शाक्य। नमस्ते। ये एक थिएटरिस्ट और फिल्म अभिनेता में क्या फर्क होता है? फर्क मेरे हिसाब से तो सर इतना ही फर्क है कि एक स्टेज पे कैमरे के सामने एक्टर एक्टर ही होता है हमेशा। हम एक्टरों की खुद की कमी है बहुत बड़ी कि हम अपने आप को एक किसी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं अखबार में जब लिखते हैं ना लोग, OTT एक्टर आसिफ खान या फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, ये कौन डिसाइड करता है? तो एक्टर एक्टर होता है सर, वो अलग अलग मीडियम है देखने के, और थोड़ी सी टेक्निकलिटीज अलग अलग है। वहाँ कट करके हाँ, वहाँ पे आप कट कर लोगे, थोड़ी आपको अपनी भाव भंगिमाएं थोड़ी थोड़ी सटल रखनी पड़ती हैं। यहाँ अभी आप 20 फीट दूर बैठे हैं तो थोड़ा मुझे हल्का सा लाउड करना पड़ेगा। अदरवाइज अभिनय अभिनय ही है, वो कहीं पे भी हम कर रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं है। धन्यवाद। एक इधर थे भाई साहब जो कह रहे थे, बिना माइक के बोलूंगा। आप लास्ट सवाल हम ले रहे हैं ये जी। जी अच्छा ठीक है आप पूछ लें। सर नमस्कार, सबसे पहले तो झांसी में आपका स्वागत है। और मेरा सवाल ये है सर कि आपने कई सारे ऐसे किरदार निभाए जिसमें ज़मीनी हकीकत को आपने दर्शाया, तो ऐसा कोई कैरेक्टर हो जो आपका मतलब काफ़ी दिल के करीब हो और जिसने आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण बदला हो, तो कोई ऐसा कैरेक्टर आप बताना चाहें जिससे आपका खुद मतलब जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो चेंज हुआ हो? व्यक्तिगत दृष्टिकोण ऐसा पूरी तरीके से कोई एक कैरेक्टर नहीं बदलता, बट हाँ थोड़ा थोड़ा हर एक कैरेक्टर अपना अंश छोड़ के जाता है आपके अंदर। मुझे पर्टिकुलरली एक सीरीज है जामतारा नेटफ्लिक्स पे, उसमें कैरेक्टर मेरा अनस अहमद, वो पत्रकार है, उसको जब किया मैंने या फिर उसके बाद मुझे लगा मेरे अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी आई है एज ए ह्यूमन, नॉर्मल लाइफ में चीज़ों को समझने की
मेचोरिटी आई थिंक दोस्ती को समझने में, या मैं मेरे भाइयों को होता है ना कि घर में जब आप थोड़ा ठीक ठाक करने लगते हो ना, तो जो लोग नहीं कर रहे आप उनको बहुत बेवकूफ़ समझते हो। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा था कि अरे मैंने इतनी उम्र में ये कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे। वो कैरेक्टर करने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर मेरा भाई अगर थोड़ा मेरे से 2 कदम पीछे, तो कुछ और वजह भी हो सकती है उसके पीछे, या जो भी वो कर रहा है वो अच्छा है। वो पॉजिटिविटी जो है ना वो ढूंढना सीखा मैंने मेरे जमतारा का, कि जो कैरेक्टर मैंने जब मैं खत्म हुआ जब मेरा करना उसका। आपका शहर आपको कैसे ट्रीट करता है या गांव? नहीं ट्रीट करते यार अच्छे से। मतलब घर का ही लड़का है। मतलब सबने क्या 2-2 फोटो खिंचा के रख रखी है अपने अपने घरों में। आप कहीं भी जाता हूँ कोई भाव नहीं देता मुझे। अच्छा, देखिए घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, मैं घर की मुर्गी दाल बराबर भी नहीं हूँ, नमक बराबर हूँ मैं। नमक की बहुत जरूरत होती है स्वाद के लिए, और आप हमारे जीवन में स्वाद घोल रहे हैं। जी, लास्ट सवाल है ये, और आधिकारिक रूप से लास्ट सवाल है, पूछ लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। और बुंदेलखंड को मेरा नमस्कार। मैं ऋषभ रैकवार हूँ। और सर मैं आपसे ये क्वेश्चन चाहता हूँ, सर जब पहले स्टेज में आए तो आपने ये बोला कि मतलब 6 मंथ का एक्सपीरियंस बनता है बैक स्टेज, मतलब एक्टिंग में। तो सर मैं एक एक्टर हूँ, मतलब मैं एक्टिंग करता हूँ, और मैंने ये चीज़ देखी कि जब पर्टिकुलर आपको स्क्रिप्ट मिलती है, मतलब सर आप हमारे सीनियर एक तरह से, मैं आपसे ये सेशन पूछना चाहता हूँ कि जो वहाँ का प्रेशर रहता है, एक बार में टेक नहीं हुआ, 2 बार में टेक नहीं हुआ, मतलब उस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं कि लाइक ए जूनियर, मतलब मुझे अपना शिष्य समझ के आप, ये मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे सवाल नहीं समझ में आपने क्या पूछा। सवाल थोड़ा साफ रखिए, एक लाइन का, 1 लाइनर दे दीजिए। यस सर। आपको एक्टिंग गाइड के तौर पे देख रहे हैं कैसे आप गाइड करते हैं? मैं तो खुद सीख रहा हूँ भाई अभी। या आप तो थिएटर करते होगे ऑफ कोर्स यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब यार मैं इससे ज्यादा मुझे नहीं पता भाई। मतलब थिएटर एक चीज होती है सीखने की। थिएटर तो सह कलाकार ठहरे। थिएटर आप करें, और आप मैंने जो गलती की वो आप ना करें। आपने अगर ग्रेजुएशन नहीं की तो आप कर लें, आपको एनएसडी में भगा देंगे नहीं तो बाहर से। अच्छा, ग्रेजुएशन नहीं करने वाले पे आप बार बार जो जोर दे रहे हैं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, हिंदी सिनेमा जो बनाते हैं बड़े अंग्रेजीदा टाइप के लोग दिखते हैं। हाँ। वहाँ एक हिंदी बेल्ट का लड़का एकदम जाता है, वो कैसे इस आत्मविश्वास को कैसे टिकाए रखते हैं आप? टिकाना पड़ता है आपको, वरना वो अंग्रेजी में बात करने वाले लोग आपको इतना दबा देते हैं ना। फिर वो एक कौन सी फिल्म है, सुपर 30, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग है कि जब तक आप मे आई कम इन नहीं बोलते ना, दुनिया के बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुलेंगे नहीं। तो हमने, और ये इसके लिए मैं बहुत मैं दिल से शुक्रगुजार होता हूँ मेरे कुछ सीनियर एक्टर्स का। मिस्टर मनोज वाजपेयी हो गए, नवाज भाई हो गए, पंकज सर हैं, इरफान साहब हैं। इन सब लोगों ने हमारे लिए जो दरवाजे खोले हैं, वो जाके लोगों को बताया कि देखो हिंदी बोलने वाले छोटे शहरों से आने वाले लोग कुछ कर सकते हैं, वरना अंग्रेजी भाषी लोग इतने, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। हम हिंदी में फिल्म बनाते हैं, बात इंग्लिश में करते हैं, और जो इंग्लिश नहीं बोलता हमको लगता है ये अनपढ़ है, चाहे उसने हिंदी में कुछ एमफिल कर रखा हो, लेकिन वो गंवार है। तो इस हिसाब से तो मतलब इंग्लैंड की सड़कों पे भीख मांगने वाला आदमी बहुत पढ़ा लिखा है इन सबके लिए, क्योंकि वो अंग्रेजी बोल रहा है। एक्सीलेंट। आपको इसमें हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है। हमारे एक बहुत विद्वान वरिष्ठ साथी हैं, सीनियर हैं, संदीप मुरारकर सर पूछ रहे हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आसिफ सर से कोई डायलॉग बुलवा लीजिए। डायलॉग जो मनपसंद हो आपको, आपका अपना ही डायलॉग। हम कोई चीज लेना चाह जाएं और ना ले पाए, ऐसा। और घोड़े की कीमत कैसे आपने तय की? घोड़े के बारे में क्या जानते हो? वो तो मैं भूल गया, नस्लों के नाम मैंने याद किए थे सारे। वो मुझे 2-3 याद है, भुटिया, पंजाबी, मणिपुरी, कौन सा है? झांसी में भी एक घोड़ा था बहुत मशहूर, इसी किले से उसने अंग्रेजों से लड़ते हुए छलांग मारी थी। झांसी में आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 1-1.5 महीना पूरा ग्वालियर में रह के गया, और मुझे तब, अब मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि मैं पहले नहीं आया यहाँ पे, नहीं आ पाया। तो लेकिन अब मैं आई विश कि मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले कि मैं ज़्यादा दिन के लिए शूटिंग करने आऊँ यहाँ पे, तो और ज़्यादा मुलाकात करूँगा लोगों से। इस बात पे भी बुंदेलखंड शांत है। अगर आपका गेस्ट ये कह रहा है, सीहोर के दामाद हो सकते हैं वहां बैठे हुए, लेकिन कम से कम झांसी में आए हैं तो थोड़ा तो चिपके हुए हैं आप, हैं कल्चरली तो चिपके हुए हैं।
शुक्रिया आसिफ, बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक बात जाते जाते पूछ ही लेते हैं, कोई ऐसा किरदार निभाना चाहते हैं जो पीछे किसी ने खेल दिया है, आपको लगता है यार उसमें पैदा होता तो मैं करता इसको? फैजल खान वासेपुर। फैजल खान वासिफ, हथियारों से कुछ ज्यादा प्रेम है? बाप का दादा का सबका बदला फैजल खान लेगा, पूरी इंडस्ट्री का मतलब। पूरी इंडस्ट्री का बदला आसिफ खान लेंगे। आई विश आप सारे तमाम बेहतरीन किरदार आने वाले और निभाएं, और ऐसे ही अपनी जितनी योग्यता है उसके साथ प्रस्तुत हो मंच पे, पर्दे पे, और हम सब आप पर अपना प्यार खूब लुटाते रहें। एक बार आपसे गुजारिश है कि झांसी वालों खड़े होकर अपने मेहमान का स्वागत कीजिए तालियों के साथ।